हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1848 की क्रांति के परिणाम। आई होप इससे पहले हमने डिस्कशन की है 1848 के क्रांति के कारण और आपने अच्छे से समझा है, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इटली एकीकरण और इटली एकीकरण की जरूरत क्यों है और इसकी समस्या क्या है। आज इस पूरे वीडियो में हम 3 बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो 1848 की क्रांति के परिणाम पढ़ने से पहले आपको कारण को समझना होगा और कारण आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो चलिए आज हम परिणाम के बारे में देखेंगे। सिंपल सी बात है, आपको पता है 1848 की क्रांति के समय वहां का जो राजा है वह राजा कौन है, तो वह राजा है आपका लुई फिलिप है। और लुई फिलिप चूंकि राजा था, उसी के शासनकाल में वहां एक क्रांति होती है 1848 की क्रांति जो फ्रांस में होता है। तो उस क्रांति का कारण कौन है, तो लुई फिलिप है। तो सिंपल सी बात है, लुई फिलिप के समय में अगर ये क्रांति हुई है तो अब क्रांति के समय में अब लुई फिलिप को अपनी गद्दी छोड़ के भागनी पड़ेगी। और लुई फिलिप फटाफट अपनी गद्दी छोड़ता है और क्या कर जाता है, भाग जाता है। तो एक बात आपका क्लियर है कि 1848 की क्रांति के परिणाम में जो सबसे पहला आपका लिखेंगे टॉपिक में जो पॉइंट लिखेंगे आप, वो ये है कि लुई फिलिप को अपनी गद्दी छोड़ के भागनी पड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो दूसरा पॉइंट हम समझने की कोशिश करें वह यह है कि जो नेशनल असेंबली है फ्रांस की, वह नेशनल असेंबली क्या करेगी, अब गणतंत्र की घोषणा कर देगी। क्या करेगी, गणतंत्र की घोषणा कर देगी। यानी अब जहां फ्रांस में क्या है, राजतंत्र है, वहीं अब फ्रांस में क्या लागू होने की घोषणा हो गई है, गणतंत्र लागू होने की घोषणा हो गई है। यानी इसका परिणाम हम देख सकते हैं कि जहां पहले राजतंत्र था वहां अब क्या आ गया है, गणतंत्र आ गया है। आज तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तीसरा बात ये है कि 21 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं उनको वयस्क मताधिकार का अधिकार दे दिया गया है। यानी बस वयस्क मताधिकार उनको दे दिया गया है। आई होप ये बातें भी आप समझ पाए हैं। और चौथा जो इसका परिणाम सबसे बड़ा सामने आता है वह यह है कि 1848 की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस में ही न सिर्फ पूरे यूरोप में तेजी से फैल जाती है। तो राष्ट्रवाद की भावना तेजी से पूरे यूरोप में फैल गई है। और ये 4 पॉइंट आपके रहे परिणाम में, और एग्जाम में आप यही लिख करके आएंगे, अपने शब्दों में लिख के आएंगे, अच्छे से पूरी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ये चूंकि मेरे पास टाइम कम है और प्रश्न में बोर्ड पर उतना लिखा नहीं जा सकता, तो आप अपना सेंस थोड़ा यूज करिएगा और इस वाले पॉइंट को आप पूरा सेंटेंस बनाइएगा। क्या बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, आज हम जो शुरू करेंगे वह है इटली एकीकरण, जो कल तक चलेगा। आई होप कल और परसों 2 दिन चलेगा, ठीक है। तो इटली एकीकरण में सबसे पहले आपको समझना होगा, पता है क्या, वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन जो 1815 में होता है ना, उसको समझने की जरूरत है। अगर आप वो समझ पा रहे हैं तो आप इसको समझ पाइएगा। आपको पता होगा ना कि 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था, है ना, जिसको नेतृत्व करता कौन था, मेटरनिख था। वहीं से मेटरनिख युग की शुरुआत हो जाती है। तो उस टाइम उस वियना कांग्रेस में इस इटली को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कौन कौन से भाई, तो ये 2 क्षेत्र तो ठीक है, पिडमाउंट और सार्डिनिया है। इसके अलावा जो छोटे छोटे पार्ट है हम इस तरीके से देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, और ना सिर्फ बांटा जाता है, ये आपस दूसरे विदेशी देशों को दे भी दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इटली एकीकरण की जरूरत क्यों है भाई, क्योंकि इटली छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, छोटे छोटे भागों में। और छोटे छोटे भागों में चूंकि बांट दिया गया है, तो एकीकरण मतलब क्या होता है, एक कर देना। क्या होता है, एक कर देना। यानी जो छोटे छोटे भाग है इनको एक करना। क्या क्लियर है आपकी बातें, है? इटली को वियना कांग्रेस में कैसे छोटे छोटे भागों में बांटा गया था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करना होगा, ठीक है। मैप आई होप बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं है, बट आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक। आप ऐसे भी एग्जाम में बनाएंगे तो आपको मार्क्स फुल मिलने वाले हैं, ठीक है। इटली एकीकरण में अगर हम देखें तो पहले आपका पिडमाउंट है, सार्डिनिया है। सबसे पहले नीचे से याद करेंगे हम, सार्डिनिया पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट 2 क्षेत्र है और इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, क्लियर। पहले हम सबसे पहले देखेंगे सार्डिनिया पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट। 2 क्षेत्र हो गए। 2 क्षेत्र और हम फटाफट याद करेंगे, लोम्बार्डी और वेनेसिया। मेरे साथ में आप भी बोलिए, 3 4 5 चिल्ला चिल्ला के बोलिए। अगर आप रूम में हैं
अकेले हैं, माता पिता के साथ है, किसी के भी साथ है, आप जोर से बोलिएगा, है ना। इटली को कई छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिसमें दो क्षेत्र सबसे पहले जो आएगा वह है सार्डिनिया पिडमोंट। क्या है? सार्डिनिया पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट लोम्बार्डी वेनेसिया, लोम्बार्डी वेनेशिया, लोम्बार्डी वेनेशिया। क्लियर है? तीन नीचे आएगा पर्मा मोडेना टस्करी। बोलो आप मेरे साथ, पर्मा मोडेना टस्करी, पर्मा मोडेना टस्करी। क्लियर है आपका ये? ठीक है। आगे का क्षेत्र रोम, आगे का क्षेत्र रोम। इसके नीचे हम जाएंगे, दो क्षेत्र और याद रखेंगे, नेपल्स और सिसिली, नेपल्स और सिसिली, नेपल्स और सिसिली। क्लियर है? फिर हम शुरू करेंगे सार्डिनिया पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट। क्लियर? ऊपर में लोम्बार्डी वेनेसिया, लोम्बार्डी वेनेसिया। नीचे आएंगे पर्मा मोडेना टस्करी, पर्मा मोडेना टस्करी। आगे जाएंगे रोम मिलेगा, आगे जाएंगे नेपल्स और सिसिली मिलेगा, नेपल्स और सिसिली। और इन छोटे छोटे क्षेत्रों को धीरे 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 एक एक करके आपस इटली में मिला लिया गया और इटली एकीकरण को कंप्लीट किया गया। और इस एकीकरण से अक्सर आपके क्वेश्चन बनते हैं। कब बनेंगे भाई? बोर्ड एग्जाम में। और एक और चीज हम बोल रहे हैं, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये टारगेट बैच है 2026 से 2027 के। यानी कि जो बच्चे अभी 10th में जाने वाले हैं, 27 में जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लासेस। ठीक है? तो आपके दोस्त है, कोई भी है, सबके पास शेयर करिए, फटाफट कर लीजिए। ठीक है? ठीक है। 27 में जो बोर्ड वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आगे क्या याद होगी आपको? है? अब देखिए, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्हें ना तो सिर्फ छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, इन्हें अलग अलग राष्ट्रों को, अलग अलग देश को भी, विदेशी देशों को भी दे दिया गया है। उसको भी हमें याद करना होगा। जो इटली का राजा है, जो इटली का राजा है, उसे मात्र ये दो क्षेत्र, कौन कौन से दो क्षेत्र भाई? सार्डिनिया और पिडमोंट। ठीक? आप देखो, सार्डिनिया और पिडमोंट, ये दो क्षेत्र इटली के राजा, उस टाइम का राजा है चार्ल्स इल्बर्ट। कौन राजा है? चार्ल्स इल्बर्ट। तो वहां के राजा चार्ल्स इल्बर्ट को दे दिया जाता है पिडमोंट और सार्डिनिया। क्लियर? बाकी बचा लोम्बार्डी और वेनेसिया, लोम्बार्डी और वेनेसिया। ये ऑस्ट्रिया के जो चांसलर है ना, मेटरनिक, देखिए इसी के ऊपर में ना आप देखोगे तो यहाँ पर इसका पड़ोसी देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या करता है, अपने बगल में जो सटा हुआ उसका बॉर्डर शेयर करने वाला जो ये इसका देश है, जो क्षेत्र है, उसे अपने पास रख लेता है। जैसे लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के चांसलर के पास, मेटरनिक के पास रह जाता है। क्लियर? बहुत गौर से समझिएगा, बहुत गौर से, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है? जब तक आप इसको नहीं समझिएगा ना, आप इटली एकीकरण नहीं समझ सकते हैं। तो एकीकरण समझने से पहले आपको बैकग्राउंड समझना होगा। ठीक है? आगे पर्मा मोडेना टस्करी बचता है, और ये ऑस्ट्रिया का वंश है, हैबस वंश। कौन सा वंश है? हैबस वंश। उससे ये उसको दे दिया जाता है कि आप पर्मा मोडेना टस्करी पे राज करो। क्लियर? ठीक है? अब बचा रोम। अभी इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। ठीक है? तो रोम में कौन रहता है? पोप रहते हैं। कौन रहते हैं? पोप। और पूरे यूरोप के जितने पोप है कहाँ रहते हैं? रोम में रहते हैं। और पोप के संरक्षण में, चूंकि पोप है, धार्मिक लोग है, तो ये अपना सुरक्षा तो नहीं कर सकता है, तो इनकी सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए फ्रांस की सेना को भेज दिया गया है, इसमें लगा दिया गया है। ठीक है? यानी इनडायरेक्ट रूप से रोम में जो पोप है, इनका संरक्षण कौन कर रहा है? फ्रांस की सेना कर रही है, यानी फ्रांस का यहाँ शासन कह सकते हो आप। नेक्स्ट है नेपल्स और सिसिली। नेक्स्ट क्या है? नेपल्स और सिसिली। जब नेपल्स और सिसिली आप देखोगे ना, यहाँ है बोर्बो वंश, पहले वाला फ्रांस की क्रांति वाला बोर्बो वंश है ना, तो अभी है, तो फ्रांस की जो बोर्बो वंश है उसको दे दिया जाता है नेपल्स और सिसिली। और ये पूरा बंटवारा होता है 1815 के वियना कांग्रेस में। ठीक है? वियना कांग्रेस। आई होप आपने समझा है, इसके बारे में हमने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले। तो अब एक बार फिर से एक बार और करें क्या, है ना? इटली एकीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि वियना कांग्रेस के टाइम में 1815 में इटली को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। और ये न सिर्फ बांटा जाता है, ये दूसरे विदेशी देशों का हस्तक्षेप भी कर दिया जाता है, विदेशी देशों को दे भी दिया जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं सार्डिनिया और पिडमोंट जो है चार्ल्स इल्बर्ट यानी इटली का जो राजा है उसको दे दिया जाता है, चार्ल्स इल्बर्ट को। आफ्टर दैट हम देख रहे हैं कि लोम्बार्डी और वेनेसिया में कौन है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर है। लोम्बार्डी और वेनेसिया में कौन है? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक है। आगे बढ़ते हैं तो पर्मा मोडेना टस्करी में कौन है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया का ही हैबस वंश है। इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके अंडर में है भाई, तो ऑस्ट्रिया के अंडर में है।
आगे बढ़ोगे, रोम में पोप रहते हैं, पोप के संरक्षण में, उनकी सुरक्षा में कौन लगा है? तो फ्रांस की सेना लगी है। आगे बढ़ेंगे, नेपल्स और सिसिली है। नेपल्स और सिसिली में आप देख रहे हो फ्रांस का बोर्बोन्स। क्लियर? आगे देखो, आगे आप देखो कि इटली एकीकरण में, आखिर ये जो एकीकरण की जा रही है ये एक लंबा प्रोसेस है, इसको करने में कई सारी समस्याएं सामने हैं। तो आखिर कौन कौन सी समस्या है आपके एग्जाम में ये पूछेगा, ठीक है? तो हम इसके समस्या के बारे में देखते हैं। इटली एकीकरण में समस्या क्या है? तो इटली एकीकरण में समस्या, अच्छा एक बात बताओ, आप खुद बताना है ना, आप खुद बताओ, ठीक है? एक बात, चलो मैं यहाँ खड़ी हो लेती हूँ, शायद आई होप, उम्मीद है आपको दिख नहीं लगी। तो इटली एकीकरण में समस्या आप सबसे पहले कह सकते हो क्या, ये जो इटली है भाई साहब ना, ये कई छोटे छोटे भागों में बटा है, यानी इनका भौगोलिक विभाजन है। कह सकते हो क्या, तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी लग रही है ऐसी, है ना, थोड़ा सा कि ये जो इटली है ना, इनका छोटा छोटा विभाजन है, यानी इनका क्या है, भौगोलिक विभाजन है। यहाँ के लोग अपने आप को अलग अलग मान रहे हैं, परमा के लोग अपने को अलग मान रहे हैं, मोरेना को अलग मान रहे हैं, तो सब अपने को अलग मान रहे हैं। तो अलग चूंकि मान रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कम है कि नहीं, सब अपने को अलग मान रहे हैं। ये नहीं मान रहे कि ये ठीक है, ये मान रहे कि हम परमा है, हम अलग है, तस्करी है तो हम अलग है ना। तो इनके बीच कैसा विभाजन हो गया है, भौगोलिक विभाजन हो गया है। क्लियर? दूसरा विभाजन जो देख रहे हो वह है विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप। दूसरी जो समस्या है, आप सामने देखो, खुद देखो, भौगोलिक विभाजन है, क्या इन सारे छोटे क्षेत्रों में विदेशी देशों का हस्तक्षेप है? वे विदेशी जो राष्ट्र है वह राष्ट्रवाद को उत्पन्न नहीं होने देंगे, है ना, और सारे अपने को दूसरे गठबंधन मानेंगे, एकता की कमी होगी इनके अंदर, है ना। तो ये वजह भी है कि इटली एकीकरण की समस्या आ रही है, क्योंकि ये सब एक पास नहीं है, अलग अलग राष्ट्रों के अंतर्गत ये है, ठीक है। आगे जो सबसे बड़ी समस्या है वो विचारों का मतभेद है। जो सबसे बड़ी समस्या क्या है इनके अंदर, विचारों का मतभेद है। कैसे भाई विचारों का मतभेद है? देखो, आपको पता है इटली का राजा कौन है? चार्ल्स सिल्वर है ना, सार्डिनिया पिडमोंट का राजा, जो जिसको चिन्हित कर दिया गया है, चार्ल्स सिल्वर। एक और पोप है ना, धार्मिक राज्य स्थापित करना चाहेगा। अच्छा इसको हटा देते पहले कौन है? चार्ल्स सिल्वर है, दूसरा एक पोप है, और तीसरा यहाँ राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं जो आंदोलन करते हैं, नागरिक आंदोलन करते हैं, जो चाहते हैं कि इटली का एकीकरण हो। उनका नाम है मेजनी। कौन है? मेजनी। तीनों ही चाहता है कुछ ना कुछ इसको बनाना, लेकिन तीनों अलग अलग चाहता है। जैसे चार्ल्स सिल्वर क्या चाहता है, ये एकीकरण तो हो, लेकिन यहाँ शासन कैसा हो? संवैधानिक राजतंत्र हो। कैसा हो? ये चाहता है कि इसका एकीकरण तो हो, बट ये कैसा हो? संवैधानिक राजतंत्र हो। कैसा हो? संवैधानिक राजतंत्र हो। आफ्टर दैट ये जो मेजनी है, राष्ट्रवादी व्यक्ति है, नागरिक आंदोलन करता है बहुत सारे, यह चाहता है कि एकीकरण तो हो, लेकिन यहाँ पर कैसा शासन हो? गणतंत्र स्थापित हो। पोप है, ये जो पोप है, ये पोप चाहता है कि इटली को एक धर्म राज्य बनाया जाए, यहाँ कोई गणतंत्र, राजतंत्र, संवैधान ऐसा कुछ न हो, या एक धार्मिक राज्य हो, धर्म के आधार पर चलने वाला राज्य बने। तो तीनों के बीच में मतभेद है, तीनों एकीकरण चाहते हैं, लेकिन यहाँ का शासन जो ये बनाना चाहते हैं, तीनों में इनका मतभेद है। तो ये कभी एक हो नहीं पाएंगे, और जब तक ये एक होंगे नहीं, एक साथ लड़ नहीं पाएंगे, और लड़ नहीं पाएंगे तो इटली का एकीकरण हो नहीं पाएगा। तो ये इसकी समस्या है। आई होप आप समझ पाए हैं। एकीकरण हमें इसलिए चाहिए क्योंकि छोटा छोटा पार्ट जो है ये अलग अलग हो गया है इटली का, और इस पे विदेशी देशों का हस्तक्षेप हो गया है 1815 वियना कांग्रेस से। और जैसे सार्डिनिया, पिडमोंट, लोम्बार्डी, वेनेसिया, पर्मा, मोरेना, टस्करी, रोम, रीदर, नेपल्स और सिसिली, और अलग अलग राष्ट्रों का शासन। क्लियर? एकीकरण की समस्या में भाई हम देख रहे हैं कि इसका पूरी तरीके से भौगोलिक विभाजन है। भौगोलिक विभाजन के साथ साथ यहाँ विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप है, और विदेशी राष्ट्रों के हस्तक्षेप के बाद हम देख रहे हैं यहाँ के जो बड़े लोग हैं जो एकीकरण चाहते हैं, वहाँ उनके बीच विचारों का मतभेद है। जैसे चार्ल्स सिल्वर क्या चाहता है कि वहाँ संवैधानिक राजतंत्र हो, मेजनी चाहेगा गणतंत्र हो, और वही पोप क्या चाहेंगे, इसे धर्म राज्य बना दिया जाए, धर्म के आधार पर ये चले। और आज के लिए आई होप आप समझ पाए हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी आपके लिए है, और आई होप आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं 2027 के लिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम को अच्छे से दे सके, आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए, आप लर्न कर सके, सीख सके। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।